यूरिया का प्रयोग लगभग सभी फसलों में नाइट्रोजन देने के लिए किया जाता है और ये बहुत ही पॉपुलर फर्टिलाइजर है, खास तौर से हमारे देश में। और इसको हम बुआई के समय भी देते हैं और खड़ी फसल में भी देते हैं। और यूरिया में बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होती है, 46% इसमें नाइट्रोजन होती है। मतलब कि अगर हम 100 ग्राम यूरिया देते हैं तो इसके अंदर 46 ग्राम नाइट्रोजन रहती है। और हम ये देखते हैं कि यूरिया डालने के बाद हमको उसके रिजल्ट्स नजर आने लगते हैं, फसल हरी हो जाती है, फसल की लंबाई बढ़ जाती है। इसी कारण से लगभग सभी फसलों में इसका प्रयोग करते हैं। आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि यूरिया ये काम कैसे करती है और इसके काम करने के तरीके को कैसे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि जो यूरिया से जो नाइट्रोजन है, जो मैंने आपको बताया कि 100 में 46 ग्राम होती है, 100 ग्राम यूरिया के अंदर 46 ग्राम नाइट्रोजन होगी। लेकिन ये जो नाइट्रोजन होती है इसकी पौधों को आधी भी नहीं मिल पाती। मतलब कि अगर आप 100 ग्राम यूरिया दे रहे हैं तो 46 ग्राम की आधी क्या 1/3 ही मिल पाएगी, मतलब 20 ग्राम ही नाइट्रोजन मिल पाती है सामान्य दशा में। तो ये यूरिया कैसे मिट्टी में काम करती है, इस पर मैं चर्चा करूंगा और कैसे हम इससे मिलने वाली नाइट्रोजन को बढ़ा सकते हैं। जो 46 ग्राम नाइट्रोजन है, ज्यादा से ज्यादा हम उससे कैसे पौधों को उपलब्ध करवाएं। तो ये जैसे मैंने आपको बात बताई कि नाइट्रोजन जो मिलती है बहुत ही कम मात्रा में मिल पाती है, हालांकि उसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में है। लेकिन बहुत सारे कारण हैं, उस पर चर्चा करूंगा। इसलिए पूरा वीडियो आप देखिए कि पहले तो यूरिया कैसे काम करती है और कैसे हम इससे अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन ले सकते हैं। देखिए, यूरिया का पहले हमें समझना होगा कि जब यूरिया को पानी में हम घोलते हैं या मिट्टी में जब हम डालते हैं तो ये ऐसे ही अपने आप नहीं घुलती है। तो ये जो आयंस में टूटेगी, उसको आयंस को तोड़ने के लिए एंजाइम चाहिए होता है, वो होता है यूरिएज एंजाइम। बिना एंजाइम के यूरिया आयन में नहीं टूट सकती है। घुल तो जाएगी पानी के अंदर, लेकिन आयन के रूप में नहीं टूटेगी। चूंकि ये एक कार्बनिक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की श्रेणी में आता है ये, क्योंकि इसके अंदर कार्बन होता है, इसलिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। हालांकि हम इसे ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज नहीं करते, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में, क्योंकि ये सिंथेटिक है। लेकिन ये ऑर्गेनिक है, इसके अंदर कार्बन है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं पानी के अंदर एज सच आयनाइज नहीं होते, वो तभी आयनाइज होंगे, आयन में बदलेंगे जब उसको एंजाइम मिलेगा। तो ये चूंकि ऑर्गेनिक है तो आयन में तभी बदलेगी जब कोई एंजाइम मिलेगा। मिट्टी के अंदर जो होता है वो यूरिएज एंजाइम होता है। यूरिएज एंजाइम होता है जो इसको यूरिया को आयन में तोड़ता है। अब ये जब आयन में तोड़ता है तो बनता है अमोनियम आयन और CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो देखिए, ये यूरिएज एंजाइम जो है ये मिट्टी के अंदर होना जरूरी है और ये होता है प्राकृतिक रूप से। बहुत सारे सूक्ष्मजीव निकालते हैं, पौधों की जड़ें में निकालती हैं, पौधों की पत्तियां में निकालती हैं। तो ये मिट्टी में एंजाइम रहता है प्राकृतिक रूप से। तो ये बहुत सारे सूक्ष्मजीव इसी एंजाइम को निकालते हैं। तो इस एंजाइम के बिना ये नहीं टूट सकता, तो इस एंजाइम का होना जरूरी है और लगभग ये सभी मिट्टियों में रहता ही है। तो अब ये जो अमोनियम आयन होता है इसको सीधे पौधे ले लेते हैं, या तो पौधे इसको ले लेते हैं, या ये क्या होता है नाइट्रेट में बदलता है। अब ये भी, इसके अंदर भी सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं, जीवाणु जो होते हैं, वो इसको इसमें तोड़ते हैं। नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर दो इंपॉर्टेंट ग्रुप हैं बैक्टीरिया के जो इसको तोड़ते हैं, और ये नाइट्रेट को भी पौधे ले लेते हैं। तो हमने देखा कि यूरिया पानी में घुलेगा, फिर मिट्टी में जाएगा और वहां मिट्टी में एंजाइम होंगे, यूरियस एंजाइम होगा। ये एंजाइम इसको अमोनियम आयन में तोड़ देगा, जिसको पौधे ले लेंगे। या ये अमोनियम आयन दो बैक्टीरिया के ग्रुप होते हैं, नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर, इनके द्वारा कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में, और इस नाइट्रेट को पौधे ले लेते हैं। तो इस तरह से ये यूरिया पौधों को मिल जाती है और ये CO2 गैस वातावरण में चली जाती है। तो ये तो इसका तरीका है मिलने का। तो ये रिएक्शन होता है यूरिया का मिट्टी के अंदर, जिस तरह से ये पौधे को मिलती है। तो आप समझ गए होंगे कि ये एंजाइम के बिना यूरिया नहीं टूटेगा और ये मिट्टी के अंदर रहता है। इसके एंजाइम की ऐसी कोई समस्या नहीं कि किसी मिट्टी में ना हो, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हर मिट्टी के अंदर सूक्ष्मजीव होते हैं, जीवाणु होते हैं, पौधों की जड़ें होती हैं, पत्तियां होती हैं। ये सभी पौधे, जड़ें, पत्तियां, सूक्ष्मजीव, बैक्टीरिया, फंगस, जितने भी सूक्ष्मजीव हैं, सब इस एंजाइम को निकालते हैं। तो इस एंजाइम की ऐसी कोई समस्या नहीं है। समस्या ये आती है कि जब हम यूरिया डालते हैं तो अगर बहुत पानी ज्यादा भरा होता है मिट्टी के अंदर, तो ये नाइट्रेट बनने के बाद ये नाइट्रस ऑक्साइड में, नाइट्रोजन उसमें गैस में चला जाता है। अगर मिट्टी में यूरिया डालने के बाद पानी भर गया तो ये N2O गैस में चला जाता है या नाइट्रोजन गैस में बदल जाता है, तो जो ये पौधों को नहीं मिल पाता। या मिट्टी की पीएच बहुत ज्यादा है और ज्यादा पीएच जा रही है, 8 से ज्यादा जा रही है, तब ये अमोनियम आयन या अमोनिया गैस में बदल जाता है। तो ये ऐसे नुकसान हो जाता है। या नाइट्रेट जो है
ज्यादा आपने सिंचाई कर दी तो ये नाइट्रेट कहां चला जाता है, नीचे लीचिंग इसकी हो जाती है, निच्छालन इसका हो जाता है, जड़ों से नीचे चला जाता है। तो इस तरह से यूरिया का नुकसान होने लगता है, गैस बनने लगती है यूरिया से। गैस बनने के लिए लेकिन कुछ कारण होते हैं, हाई पीएच होगी मिट्टी की, बहुत ज्यादा पीएच हो रही है तब अमोनिया गैस बनाएगा। और यूरिया डालने के बाद पानी बहुत ज्यादा भर गया है मिट्टी के अंदर, बहुत ज्यादा बारिश हो गई है, बहुत ज्यादा सिंचाई कर दी है, तो अब या तो ये गैस बना के निकल जाएगा या पानी के साथ नीचे मिट्टी में चला जाएगा, जड़ से नीचे, जो पौधे को नहीं मिल पाएगा। तो ये जो नुकसान होते हैं यूरिया से होते हैं, जिस कारण से इसमें अच्छी मात्रा में भी नाइट्रोजन होने के बाद पौधे को नहीं मिल पाती है। तो अब इसका क्या उपाय हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन मिले। इसमें पहले भी काफी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, लेकिन संक्षेप में मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब हम यूरिया डालें तो इसको मिट्टी के अंदर हमें अच्छी तरह से मिला देना चाहिए, ताकि सरफेस पे ना रहे, मिट्टी के ऊपर रहेगा तो ये गैस बन के चला जाएगा। इसलिए या तो बहुत अच्छी नमी हो तब यूरिया डालें, बिना नमी के यूरिया नहीं डालें, नहीं तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपने यूरिया डाल रखा है तो बहुत गहरी सिंचाई नहीं करनी है। बहुत ज्यादा गहरी सिंचाई करेंगे तो ये निच्छालन हो जाएगा, या खेत में पानी भरा रहेगा तभी गैस बन के चला जाएगा। तो ये नमी का बड़ा ध्यान रखना है। ना तो नमी बहुत कम होनी चाहिए कि वो पानी के अंदर घुल ही ना पाए, आयन ना हो पाए, इतनी कम नमी भी नहीं होनी चाहिए, और इतना पानी भी आपको नहीं भरना है कि पानी जड़ क्षेत्र के अंदर पानी बना रहेगा, हवा निकल जाएगी, ऑक्सीजन नहीं रहेगी, तब ये गैस बदल जाएगा। या पानी बहुत नीचे चला जाए, जड़ से नीचे आपने इतनी ज्यादा सिंचाई कर दी तो सारी यूरिया घुल करके जो नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में नीचे चली आएगी, ये भी नहीं करना है। फिर आपको जो यूरिया देनी है वो खड़ी फसल में 2-3 बार में दीजिए। ऐसा मत कीजिए कि आपने खड़ी फसल में 1 या 2 बार में दी। अगर 3-4 बार में दे सकते हैं तो 20-20% करके हमें स्प्लिट डोज में यूरिया को देना चाहिए। जब ज्यादा हम डोज में देंगे तो उसके नुकसान भी क्या होंगे, कम होंगे। क्योंकि ये प्राकृतिक रासायनिक क्रियाएं होती हैं मिट्टी के अंदर, इनको रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन इसको हम इन क्रियाओं को, इन नुकसान को कम कर सकते हैं। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम कम से कम इसका नुकसान हो। तो यूरिया के प्रयोग में आपको यह सावधानी बरतनी है, आपको 3-4 बार में दीजिए खड़ी फसल में। नमी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बुआई के समय आप दे रहे हैं तो मिट्टी में ढक देना चाहिए। अगर गन्ना, मक्का ऐसी जैसी फसल है तो यूरिया डालने के बाद हमें उसमें मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए, नीचे दबा देना चाहिए। अब जैसे गेहूं वाली फसल है उसमें तो आप मिट्टी में नहीं दबा सकते हैं, तो वहां जब अच्छी नमी हो तभी यूरिया का प्रयोग करना चाहिए ताकि वो घुल सके। और यूरिया का प्रयोग आप अगर शाम को करेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि शाम के समय क्या होगा, एक तो ओस गिरेगी, वो पानी के साथ घुल करके नीचे जाएगी उस ओस के साथ। दूसरा क्या होगा कि गर्मी नहीं रहेगी, रात के समय तापमान कम हो जाएगा तो गैस बनने का चांस क्या रहेगा, कम रहेगा। तो ये आप कोशिश करेंगे तो यूरिया के प्रयोग को बढ़ा सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से यूरिया मिट्टी में काम करता है। तो यूरिया से आप ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकें, इसलिए इसकी प्रक्रिया को, इसके केमिकल रिएक्शन को समझना जरूरी है। तो पहले भी मैं यूरिया पे वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उनको भी देखिए और इस लेक्चर को भी समझने का प्रयास करें कि कैसे हम यूरिया के अधिक से अधिक नाइट्रोजन ले सकते हैं। मैं डॉक्टर अमित भटनागर, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूं, और इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे, रिसर्च फाइंडिंग्स पहुंचे, ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। इसके लिए मैंने विशेष रूप से किसान भाइयों के लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनाई है, कृषि किसान, जिसको आप देखिए। और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।